अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण की प्रक्रिया या शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। पहला उपसर्गों द्वारा, दूसरा प्रत्ययों द्वारा और तीसरा समास द्वारा। हम पूर्व में उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तब वह नया शब्द समास कहलाता है तथा समास के नियमों से निर्मित जो शब्द है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। तो समास हेतु कुछ विशेष बातें देखें। पदों का संक्षिप्त रूप समस्त पद कहलाता है, जैसे रसोई घर। समस्त पद का प्रथम पद पूर्व पद और द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे देशभक्ति शब्द में देश पूर्व पद है तथा भक्ति उत्तर पद है। समस्त पद के बीच वाला जो लुप्त पद होता है उसे प्रकट रूप में लाना या संपूर्ण रूप में प्रकट करना ही समास विग्रह कहलाता है, या दोनों शब्दों और पदों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण रसोई घर, इसे विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर प्राप्त होता है। समास की कुछ विशेषताएं। समास में 2 पदों का योग होता है। 2 पद मिलकर एक पद का रूप बना लेते हैं। समास की प्रक्रिया में 2 पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। दोनों पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। संस्कृत भाषा में समास होने पर संधि होती है, किंतु हिंदी भाषा में ऐसी कोई विधि नहीं है। अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सरल भाषा में समास को पहचानने के लिए हम समास के पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। इस छोटी सी तालिका को पढ़ें और समझें। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद समूह का बोध कराता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगता है। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, किंतु तीसरे शब्द द्वारा विशेष अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं। आइए अब हम प्रत्येक समास के बारे में विस्तार से जानें। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो और प्रारंभ में अव्यय पद होने के कारण समस्त पद भी अव्यय हो जाए, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ खास बात यह भी है कि विग्रह करते समय उत्तर पद पहले तथा पूर्व पद जो कि अव्यय है उसका अर्थ बाद में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कुछ शब्द देखेंगे। यथाशक्ति, इसका विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है शक्ति के अनुसार। अनजाने, जाने बिना। आमरण, मरण तक। प्रतिमास, हर मास। भरपेट, पेट भरकर। दिनों दिन, दिन ही दिन में। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समास होने पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है।
कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास में कर्म की विभक्ति को का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। दूसरा है करण तत्पुरुष। इस समास में करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित, इसका विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है अकाल से पीड़ित। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे भयभीत, भय से भीत अर्थात डरा हुआ। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राज सभा, इसका विग्रह है राजा की सभा। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और इसके विभक्ति चिन्ह है में और पद। जैसे समस्त पद सिर दर्द यदि लेते हैं तो इसका विग्रह होगा सिर में दर्द। आप बीती, आप बीती का विग्रह है आप पर बीती। अब हम समास का तीसरा भेद देखेंगे, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं और पूर्व पद विशेषण या उपमान हो तथा उत्तर पद विशेष्य या उपमेय हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो समस्त पद नील गगन का समास विग्रह होता है नीला गगन। यहाँ गगन विशेष्य है तथा नील अर्थात उसका नीला रंग विशेषता बताने के कारण विशेषता है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। दुष्चरित्र, बुरा चरित्र। महाराजा, महान है जो राजा। लाल मिर्च, इसका विग्रह करने पर भी हमें लाल मिर्च ही प्राप्त होता है। अगला समास है द्विगु समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो अर्थात संख्या का बोध कराता हो और उत्तर पद के साथ मिलकर यह हमें समूह का बोध कराने लगता है, इसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द देखते हैं। नव रत्न, इसका विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है नव रत्नों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो यानी समान महत्व रखते हो।
उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ दो शब्दों का मेल होता है तथा दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, जिसे विग्रह करने पर और, तथा, एवं, या, अथवा इन समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं माँ बाप। इसका विग्रह करने पर हमें जो प्राप्त होता है वह है माँ और बाप। देश विदेश, देश और विदेश। भाई बहन, भाई तथा बहन। जीवन मरण, जीवन या मरण। स्वर्ग नरक, स्वर्ग अथवा नरक। अब हम समास का अंतिम भेद देखेंगे, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान न हो, बल्कि दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हो और वही विशेष अर्थ यहाँ पर प्रधान हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबोदर। समस्त पद लंबोदर का विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पर विशेष अर्थ गणेश प्राप्त होता है और वही शब्द प्रधान है। अन्य कुछ उदाहरण है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब हम देखेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कुछ सामासिक शब्द कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही समासों में समान रूप से पाए जाते हैं, अतः इनके मध्य हमें अंतर समझना होगा। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद की विशेषता बताता है, किंतु बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और विशेष अर्थ देते हैं, वही विशेष अर्थ प्रधान होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दशानन। समस्त पद दशानंद का विग्रह करने पर हमें 10 मुखों वाला विग्रह यदि प्राप्त होता है तो यह कर्मधारय समास है, और यदि हम इसे विग्रह करते हैं 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर विशेष अर्थ रावण देने के कारण यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अर्थात दशानन शब्द दोनों ही समास में आता है, कर्मधारय में भी और बहुव्रीहि में भी। एक और उदाहरण लेते हैं लंबोदर। जब इसका विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लंबा उदर। ये कर्मधारय का उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और भी कुछ समस्त पद हैं जैसे घनश्याम, पंचानन, नीलकंठ, पीताम्बर। ये सब कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही समास के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे द्विगु और बहुव्रीहि समास के में भी क्या अंतर है। कुछ सामासिक पद या समस्त पद द्विगु और बहुव्रीहि समास में समान रूप से देखे जाते हैं। विग्रह करने के पश्चात ही हम उसे द्विगु या बहुव्रीहि समास के रूप में पहचान सकते हैं। इसके लिए भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चतुर्भुज। विग्रह करने पर प्राप्त हुआ 4 भुजाओं का समूह। पहला पद संख्यावाची होने के कारण यहाँ द्विगु समास है, तथा 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। विशेष अर्थ विष्णु देने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। द्विगु समास। 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास। और अंत में संधि और समास का अंतर भी देखें। संधि वर्णों का मेल होता है, जबकि समास शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता।
जैसे उदाहरण धर्मात्मा, इसका विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है धार्मिक आत्मा। यह समास का उदाहरण है। जब हम धर्म और आत्मा को जोड़ते हैं तो यहाँ अ और आ के मेल से आ प्राप्त होता है, तब यहाँ पर संधि है, क्योंकि अ और आ दोनों वर्णों के मेल से संधि का निर्माण हुआ है। समास में दोनों पदों के बीच के परसर्ग यानी विभक्तियां तथा समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। तो ये तो था समास के विषय में विस्तार से वर्णन। बच्चों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।